इतिहास में अगर देखें तो कौन सी घटना सबसे ज्यादा विनाशकारी रही है? दुनिया की सबसे घातक आपदाएं। जब हम ये सोचते हैं तो मन में कई भयानक तस्वीरें आती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास कई लेख और शोध हैं जो इतिहास की कुछ सबसे दहला देने वाली घटनाओं पर रोशनी डालते हैं। जी। तो चलिए इन दस्तावेजों को जरा गहराई से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी आपदाएं सबसे घातक थीं और क्यों। हाँ, ये समझना जरूरी है। इन स्रोतों में देखिए बाढ़ है, भूकंप, चक्रवात, कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र है। अलग अलग समय, अलग अलग जगह। एक आंकड़ा जो मतलब सचमुच चौंका देता है वो है 1931 की चीन की बाढ़ का। हाँ, 1931। अनुमानित तौर पर 10 लाख से 40 लाख मौतें। जी, ये आंकड़ा अविश्वसनीय लगता है ना? आखिर हुआ क्या था कि यांगसी, हुआई और पीली नदियों की बाढ़ ने इतना बड़ा कहर कैसे बरपा दिया? लाखों वर्ग मील का इलाका डूब गया था। देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। 1931 की चीन की बाढ़ हो या उससे पहले 1887 की पीली नदी की बाढ़, जिसमें कहते हैं 20 लाख तक मौतें हुई। बाप रे। तो इनका इतना विनाशकारी होना सिर्फ भारी बारिश का नतीजा नहीं था। अच्छा। इन स्रोतों के हिसाब से असल तबाही तब हुई जब वो कमजोर बांध और जो बुनियादी ढांचा था वो जवाब दे गया। और उसके बाद जो भूखमरी फैली, बीमारियां फैली, उन्होंने मौतों का आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब एक के बाद एक मुसीबतें। बिल्कुल। हालांकि देखिए, हाल के दशकों में बेहतर मैनेजमेंट हुआ है, वार्निंग सिस्टम्स आए हैं, तो मौतें कम हुई हैं। पर उन पुरानी घटनाओं का पैमाना वो कल्पना से परे है। सही कहा। अच्छा, बाढ़ के अलावा भूकंप भी एक बड़ा खतरा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है 1976 का तांगशान भूकंप। चीन में? हाँ, तांगशान, जहां अनुमानित 6.5 लाख लोगों की जानें गईं। ये तो बहुत बड़ा नंबर। जी, बहुत बड़ा। और हाल की बात करें तो 2010 का हैती भूकंप, वो भी कुछ कम नहीं था। लगभग 2 से 3 लाख मौतें और लाखों लोग बेघर। हाँ, हैती वाला तो बहुत ही दुखद था। तो ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ जमीन का हिलना ही वही मौत का मुख्य कारण नहीं होता हमेशा। इमारतों और बाद के हालात के बारे में क्या पता चलता है इन स्रोतों से? हाँ, बिल्कुल सही। इस बारे में स्रोत बताते हैं कि भूकंप का खतरा कई परतों वाला है। तांगशान, हैती और अगर हम 2005 के कश्मीर भूकंप को देखें। हाँ, कश्मीर वाला भी है। लगभग 79,000 मौतें। ये उदाहरण दिखाते हैं कि खराब कंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसी इमारतें जो जमीन हिलने पर टिक नहीं पाती, वो मौतों का एक बड़ा कारण बनता है। और साथ ही भूकंप के बाद लगने वाली आग या सुनामी, जैसे 1923 के टोक्यो योकोहामा भूकंप में हुआ था। अच्छा, वहाँ आग और सुनामी भी थी? जी हाँ, लगभग 1.4 लाख मौतें। तो ये चीजें तबाही को कई गुना बढ़ा सकती हैं। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। 526 ईस्वी का एंटीओक भूकंप। 526 ईस्वी, बहुत पुराना। सदियों से मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती रहे हैं। जमीन हिलने के खतरे के अलावा इन दस्तावेजों में एक और बड़ा खतरा उभरता है, खासकर तटीय इलाकों के लिए। वो है चक्रवात। हाँ, साइक्लोन। 1970s का भोला चक्रवात, बांग्लादेश, जो तब पूर्वी पाकिस्तान था। जी। भोला इतिहास का सबसे घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवात माना जाता है। अनुमानित 5 लाख मौतें। बताया गया है कि 10 मीटर ऊंची तूफानी लहरें इसका मुख्य कारण थी। हाँ, चक्रवातों में ये दोहरा खतरा होता है। तेज हवाएं तो होती हैं, पर जानलेवा साबित होती हैं तूफानी लहरें, जिन्हें स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। स्टॉर्म सर्ज। भोला और जैसे 1839 का कोरिंगा चक्रवात है भारत में, लगभग 3 लाख मौतें। 3 लाख। हाँ, ये उदाहरण दिखाते हैं कि जो निचले तटीय इलाके होते हैं वो कितने असुरक्षित हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, चक्रवात अप्रत्यक्ष रूप से भी विनाश ला सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? जैसे 1975 का टाइफून नीना चीन में। ओके। उसके कारण बानकियाओ बांध टूट गया। अच्छा, बांध टूटना। हाँ, और उसके बाद जो बाढ़ आई, अकाल पड़ा, बीमारियां फैली, सब मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा जाने गई। मतलब असर सिर्फ तूफान तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। इन भयानक आंकड़ों के बीच एक दिलचस्प बात जो मुझे इन स्रोतों में दिखी, वो ये है कि पिछली सदी में आपदाओं से होने वाली कुल मौतें वो पहले की तुलना में काफी कम हुई हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। भले ही कुछ अकेली घटनाएं बहुत घातक रही हों, तो क्या बेहतर चेतावनी प्रणाली, मजबूत बुनियादी ढांचा या संगठित प्रतिक्रिया
यही कारण है? हाँ, कुछ हद तक तो प्रगति हुई है, इसमें कोई शक नहीं। बेहतर अर्ली वार्निंग सिस्टम है, बिल्डिंग कोड्स बेहतर हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस ज़्यादा संगठित हैं। हाल के दशकों में सालाना औसत मौतें लगभग 40,000 50,000 रही हैं, जो ऐतिहासिक रूप से काफ़ी कम है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं? हाँ और नहीं। मतलब प्रगति तो हुई है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित कहना शायद जल्दबाजी होगी। अच्छा, क्यों? एक चिंता तो क्लाइमेट चेंज की है, जिससे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और तीव्रता दोनों बढ़ने का अंदेशा है। ये तो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। और दूसरा पहलू है आर्थिक लागत और विस्थापन का। खासकर हैती जैसे कम आय वाले देशों के लिए ये आज भी बहुत बड़ी चुनौती है। आपदा आती है और सालों तक उसका असर रहता है। सही बात है। और हमें आपदाओं के दूरगामी प्रभावों को भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे 1815 में इंडोनेशिया में माउंट तंबोरा ज्वालामुखी फटा था। हाँ, तंबोरा। उसके बाद जो बिना गर्मी वाला साल आया था, पूरी दुनिया में फसलें तबाह हो गईं, अकाल फैल गया। ये दिखाता है कि एक आपदा का असर कितना व्यापक और लंबा हो सकता है। तो इन सब जानकारियों को देखने के बाद किसी एक सबसे खतरनाक आपदा को चुनना ये तो वाकई मुश्किल लगता है। हाँ, ये आसान नहीं है। अगर सिर्फ मौतों के आंकड़ों को देखें तो शायद 1931 की चीन की बाढ़ या 1970 का भोला चक्रवात सबसे ऊपर नजर आते हैं। जी। लेकिन तांगशान जैसे भूकंप भी विनाश के पैमाने पर कम नहीं थे। लगता है किसी आपदा की भयावहता सिर्फ तात्कालिक मौतों से नहीं नापी जा सकती। बिल्कुल। वो जगह कैसी है, समय क्या था, वहाँ के हालात कैसे थे, ये सब बहुत मायने रखता है। सही कहा। और यहीं पर एक सोचने वाली बात उभरती है, क्या हम खतरे को सिर्फ तत्काल हुई मौतों से ही मापते हैं? आपदाओं के जो दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, जैसे आपने हैती का जिक्र किया, वहाँ सालों तक विस्थापन रहा, पुनर्निर्माण का संघर्ष चला, या कोरिंगा जैसा शहर जो आर्थिक रूप से तबाह हो गया, या तंबोरा विस्फोट के बाद वैश्विक जलवायु पर जो असर पड़ा, क्या ये कम खतरनाक है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की घटनाओं के वो कौन से अनदेखे लंबे समय तक चलने वाले परिणाम हो सकते हैं, जिन्हें हम शायद अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं।